जी लेक्चर नंबर 74A4 भाई। इसमें जो टॉपिक है ना जी, अहमद भाई ये टॉपिक लिखवा दीजिएगा, उन्हें कहिएगा लिख दें जी। ये है जी एमसीक्यूज डिस्कशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये लेनी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एमसीक्यूज डिस्कशन जी भाई। मुफ्ती खामोश भाई इधर देखा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेसिस कहता जी आर रेफर्ड इन द बोर्ड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जी भाई जी 4 हमने पढ़ी हुई हैं, बताएं जी। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बेसिस होती हैं, करंट कॉस्ट होती है, और क्या होता है जी, वैल्यू इन यूज होती है और फेयर वैल्यू। तो पढ़ें जी कौन कौन सी हैं। करंट, हिस्टोरिकल, फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब फेयर वैल्यू इन यूज। तो भाई बी जवाब इसका क्या है, सही। जी ये फ्यूचर वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ये तो इररेलेवेंट है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, आ जाए भाई, आ रहे जल्दी, शाबाश। कहता फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं? दो भाई, नहीं दो होती हैं इसके अंदर, एक मनी टर्म्स है, जी मनी टर्म्स का लफ्ज लिखा होगा तो इसका मतलब है हिस्टोरिकल बेसिस, इज ऑल्सो रेफर टू एज। अच्छा जी ए जवाब है जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेरे मासूम दोस्तों, एक एमसीक्यूज भी हमने किया है पास पेपर का, उसके अंदर भी इसको याद कर लेना बस इसे भाई। जो इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी, इसका मतलब क्या है? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट्स इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइजेस। जी बताएं, ये पहले भी बात हो चुकी है। प्रॉफिट ओवरस्टेट होता है भाई, और एसेट्स बाकी ये जो बातें हैं ना, ये आधी पचज्जी सही है। सही है, आधी पचज्जी सही है। डेप्रिसिएशन विल बी ओवरस्टेटेड, नहीं 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 ऐसे नहीं है भाई। क्या उसका नाम है, एसेट विल बी ओवरस्टेटेड, नहीं अंडरस्टेटेड। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन की वजह से बात मसला नहीं आ रहा, मसला इन्फ्लेशन वाली एडजस्टमेंट का है, और सही है। कहता 5वां विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। गौर से सवाल पढ़ना है, क्राइटेरिया देखना किसका पूछ रहा है। इन ऑर्डर फॉर एन एलिमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात सुनना, ये किसको रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा है? और नहीं हो चन एसेट को नहीं, उसने कहां कहा एसेट? कहता एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम जी, और एक्सपेंस और कैपिटल। ठीक है भाई, एसेट की बात नहीं कर रहा, धोखा ना खाएं। अच्छा कहता व्हेन इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हर एलिमेंट की अपनी अपनी तारीफ है। कहता जब उस क्राइटेरिया को मीट कर लेगा तब रिकॉर्ड करेंगे। भाई एक्सपेंस को कब किताबों में रिकॉर्ड करना है? जब इंकर्ड हो जाए। इनकम को कब किताबों में रिकॉर्ड करना? जब अर्न कर लें आप। एसेट को कब रिकॉर्ड करना? जब उसमें 3 शर्तें पाई जाए, इकोनॉमिक रिसोर्स हो, कंट्रोल बाय द एंटिटी, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जी इसी तरह बाकियों की भी डेफिनेशन है जी भाई। तो ये ए सही, इसका जवाब है 1 मिनट। कहता इसका जवाब है इट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सही है। कहता व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू और फ्रॉम द एंटिटी। जी कहता इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू और फ्रॉम द एंटिटी। ये बात कर रहा है विल फ्लो टू एसेट की, और फ्रॉम द एंटिटी का मतलब लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात की जा रही है। हर एलिमेंट का अपना अपना क्राइटेरिया देखना है। तीसरा पढ़ लें। कहता जी इट इज सर्टन दैट, भाई सर्टन ही प्रोबेबल का लफ्ज है। स्टैंडर्ड के अंदर सर्टेन के लफ्ज हैं, ये प्रोबेबल, प्रोबेबल के लफ्ज हैं। देखे ना, मैंने देखा है वो सारी चीजें, प्रोबेबल के लफ्ज हैं भाई, यकीन कर लें। सर्टन का लफ्ज नहीं है। हाँ हाँ नहीं, प्रोबेबल है, प्रोबेबल। अच्छा जी ये गलत है। कहता जी द टाइम हैज अ, द आइटम है द कॉस्ट और वैल्यू। नहीं 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 नहीं, नहीं।
कॉस्ट और वैल्यू का लफ्ज नहीं है, यह गलत बात है। कहता जी जब आपको पता हो कि आइटम की कॉस्ट कितनी है तब आप उसको किताबों में रिकॉर्ड कर लें, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा एसेट का क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये गलत है, और वैल्यू नहीं होता। कौन सी वैल्यू भाई, कौन सी वैल्यू? वैल्यूज तो 4 हैं, कौन सी वैल्यू, कौन सी मेजरमेंट बेसिस? कहता था आइटम है द कॉस्ट और वैल्यू दैट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, ठीक है सर। आपने जिस चीज पे इनिशियली एसेट को वैसे किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, नॉर्मली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। सर आप आइए 16 में भी हमने क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है, कब रिकॉर्ड करते हैं जब मेरे भाई उसकी वैल्यू रिलायबली, ये द आइटम है द कॉस्ट और वैल्यू, कौन सी वैल्यू, कब रिकॉर्ड करना, कैसे करना भाई, जब रिलायबली मेजरेबल हो तब करेंगे। अधूरी बात है, क्या है? तो इसका मेरे भाई ये है जी, ये वाली स्टेट, अब देख लीजिएगा कौन सा, ये वाली स्टेटमेंट भी सही, ये वाली भी सही और ये वाली भी सही, देख लें अब। ठीक है जी, अल्फा। भाईजान देखें, बात सुने, इधर जो एलिमेंट्स की बात कर रहा है वो सिर्फ एसेट की बात नहीं कर रहा, लायबिलिटी की भी बात उसने अंदर की हुई है, देखना पड़ेगा किसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, छठा कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस, कहता पर्पस नहीं है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। बात सुनना भाई, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों बनाया जाता है? असिस्ट करने के लिए, टू असिस्ट द बोर्ड इन द प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ IFRS। एक क्राइटेरिया बना दिया गया ना, कि क्यों बनाया गया, ताकि देखना है स्टैंडर्ड को जब रिव्यू करना है, सही है, सही है, किसके मुताबिक किया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो बनाया है ये बोर्ड को असिस्ट करता है। क्या करता है? बिल्कुल सही बात है, ये बोर्ड को असिस्ट करेगा। दूसरा, टू असिस्ट ऑडिटर्स, ऑडिटर को भी असिस्ट करता है, कैसे? इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन। कहता ऑडिटर जो होता है ना, अभी खैर आपने ऑडिट नहीं पढ़ा हुआ तो बस इस बात को थोड़ी याद जहन में बिठा लें, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये किसने बनानी होती है, कंपनी की मैनेजमेंट ने, उनका ऑडिट किसने करना, ऑडिटर ने। अब ऑडिटर ने एक ओपिनियन देनी होती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है कि नहीं, सही है। वो ओपिनियन जो है जब आप ऑडिट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, वो ओपिनियन क्लीन भी हो सकती है कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल सही बात होगी। ऑडिटर ये भी कह सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रही, उसकी बेसिस क्या होगी, कभी कहेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है, कभी कहेगा नहीं। उसने ऑडिट किसके मुताबिक करना, IFRS के मुताबिक। तो ये ऑडिटर को क्या करता है, असिस्ट करता है। नहीं भाई, ऑडिट किस चीज का करना है, फाइनेंशियल से ही करना है ना। क्या ऑडिटर का काम क्या होता है, उसने देखना जी कि आपने जो स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, जो आपने कैश फ्लो पढ़ी है, जो आपने क्या उसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट पढ़ी या 16 पढ़ी, इसके मुताबिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है कि नहीं, ये ऑडिटर ने देखना होता है। तो ये असिस्ट करता है ओपिनियन ड्रॉ करने में। 3 तरह के ओपिनियंस होते हैं, ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब आप ऑडिट पढ़ रहे होंगे। कहता ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद IFRS स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही बात कर दी। कहता जी टू असिस्ट इन डिटरमिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग IFRS स्टैंडर्ड। बात सुनिएगा, कहता अगर किसी स्टैंडर्ड में कोई बात सही नहीं लिखी हुई, माजरत कोई बात नहीं लिखी हुई, तो कहता फिर किसको देखा जाएगा, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से कोई नतीजा अखज करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है सर, ये वाली बात भी सही होगी, इसको याद देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन इसने काफी बातें इस MCQs ने कवर की हैं। अच्छा जी, कहता टू बी अथॉरिटेटिव वेयर आर स्पेसिफिक IFRS स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये बात गलत है भाई। जब दोनों में कन्फ्लिक्ट आएगा तो किसकी बात को मेरे मुफ्ती दोस्त माना जाएगा, स्पेसिफिक IFRS की बात को। तो अथॉरिटेटिव कौन हुआ फिर, IFRS, सॉरी स्पेसिफिक IFRS। ठीक है भाई, ये जो अब हमने पढ़ा है ना, ये कोई IFRS नहीं है, ये जनरल बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। और बात समझ रहे हो जी, तो भाई अथॉरिटेटिव ये थोड़ी होगा। ठीक है सर। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, यार ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 पेंडिंग करवा रहा हूं, जरा इसके जहन सादी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, फिर समझाऊंगा, 2-3 मिनट लग जाएंगे। अच्छा एक बात सुनो, जो चीज मैं अभी पेंडिंग करा रहा हूं ना, मैं इसकी छोटी छोटी वीडियोस फिर भेज दूंगा,
तो वो आपने लेनी है वो वाली रिकॉर्डिंग्स। मैं कल इंशाल्लाह सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, जो मुझे लगेगा कि यार ये बतानी चाहिए बात, वो फिर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता दूंगा। वो रिवीजन के साथ रिवीजन सारे बच्चे तो नहीं लेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, जिधर ज्यादा जो मैंने रिवीजन करवानी है ना भाई, जो मुझे लगेगा कि इसमें मैंने कुछ नया तो मैं नहीं बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें बता दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिधर उस्ताद को भी पता होता है कि इधर जोर और लगाना है मैंने, तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार इस लेक्चर को लाजमी लें, तो उस लेक्चर को लेंगे फिर इंशाल्लाह आप। और अभी ये जो 4-5-6 दिन है, तो यार इसमें मैं फिर कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करके भेजूंगा ना, ऐसे थोड़ी है मैं क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा। बाकी आपकी ज़ियारत तो इंशाल्लाह होगी। नहीं, घर तो मैं जा रहा हूं, ओ भाई घर तो जा रहा हूं, सब कुछ होगा, लेकिन मेरे भाई देखें, जो उस्ताद होता है ना उस्ताद, वो क्या उसका नाम है, उसको बस सुकून तब भी मिलता है जब वो पढ़ा रहा हो। बात समझ रहे हैं? तो मैंने ऐसे लैपटॉप ऑन करके लेक्चर भेज देना कोई ना कोई जो इंपॉर्टेंट हुआ जी। नहीं निकालते, उन्हें भी पता है, उन्हें पता है ये आहो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म डज नॉट, क्या उसका नाम है, अप्लाइज टू हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस। आप देखें, बात सुने, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म तो होता है। क्यों होता है? कि भाई इसके अंदर ना अपडेटेड चीजें नहीं है, अप टू डेट नहीं है, इसके अंदर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे हम पीछे डेटा फाइंड नहीं कर सकते। भाई डाटा तो होता है ना हमारे पास, देखिए ना हमने चीज कितने की ली, आज किताबों में कितने की पड़ी है, ये डाटा तो होगा। पढ़िए जरा, कहता दे कॉन्टेन मिक्स वैल्यूज, सम आइटम्स आर करंट वैल्यूज, सम आर आउट ऑफ डेट वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है। आज हमने एक एसेट ले लिया भाईजान, वो तो सिंपल सी बात है ना, नॉर्मली मार्केट वैल्यू के करीब करीब ही होगा ना, जरूरी नहीं है, लेकिन होगा तो मार्केट। जो नया एसेट लिया, कहता लेकिन कुछ एसेट ऐसे भी तो है ना जो 2-3 साल पहले लिए, वो तो हिस्टोरिक बेसिस पे आ रहे होंगे। ये बात सही है। कहता दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई एज ट्रांजैक्शन कुड हैव हैपेंड मैनी ईयर्स अगो। ऐसे नहीं होता भाई, आपने 3 साल पहले कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लिया, कोई प्लांट ले लिया, तो भाई आपने किताबों में रिकॉर्ड किया, इसमें डिफिकल्टी क्या है? आपको पता होगा कि हमने इतने का रिकॉर्ड किया हुआ है। ऐसे थोड़ी है। कल हमने कितने सवाल आज तक किए हैं, उसके अंदर बताया नहीं कि हमने 6 साल पहले ये प्लान लिया था जिसकी कॉस्ट इतनी है, तो भाई मुश्किल नहीं आएगी। ये गलत बात है, ये वाली सही है। उसने क्या पूछा? अच्छा, नॉट अप्लाई, तो भाई ये वाली बात गलत है, और उसने गलत बात का ही हमसे पूछा था। ठीक है भाई, हिस्टोरिकल मेथड में ऐसा नहीं होता कि हमें जो एसेट हमने 2-4 साल पहले लिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। अकाउंटेंट बैठ के तालियां थोड़ी मार रहा होगा उधर, उसे पता होता है, सब पता होता है। हाँ, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं की होती। कहता दे अंडरस्टेट एसेट्स एंड ओवरस्टेट प्रॉफिट। जी ये बात तो बिल्कुल सही है। दे ओवरस्टेट गियरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बात गियरिंग रेशो कैसे आती है? लॉन्ग टर्म लोन प्लस, सर बात सुनिएगा, ही इधर देख भाईजान, सुने बात सुने, जब बात सुनो भाई, जब इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम प्रूव करके आए थे ऊपर। जी बोले शाबाश भाईजान। तो हमारे प्रॉफिट क्या होते हैं? ओवरस्टेटेड होते हैं। क्या होते हैं भैया? और एसेट्स क्या होते हैं? अंडरस्टेटेड होते हैं। क्या होते हैं? कहता बिल्कुल इसी वजह से जब हमारे प्रॉफिट ओवरस्टेटेड होंगे, क्या होंगे हमारा जब प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा तो इक्विटी क्या होगी? जाहिर सी बात है वो भी क्या होगी? ओवरस्टेटेड होगी। जब ये ओवरस्टेटेड है तो मुझे बताएं सर, जब नीचे वाला ज्यादा है तो बताएं इंपैक्ट क्या होगा? बोलने रेशो क्या हो जाएगी? जब ऊपर वाला ज्यादा है, जब नीचे वाला ज्यादा है, तो गियरिंग रेशो पे इंपैक्ट क्या है? गियरिंग रेशो जितनी अमाउंट ज्यादा होगी ना, जितनी परसेंटेज ये वाली ज्यादा होगी, इसका मतलब है उतनी ही कंपनी गियर्ड है। क्या है? गियर्ड है, यानी उतना ही कंपनी ने लोन ज्यादा लिया हुआ है। सही है। तो ये घर जाके आप फिर प्रूव कर लेना, ये डी वाला, ये बात बिल्कुल सही है।
ये गेयरिंग रेशो को क्या करती है, ओवरस्टेट कर देती है जी। सिंपल सी बात है ना, इसमें ये लगता है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, इक्विटी जब ज्यादा होगी तो उसमें वो कंपनी होगी। ओवरस्टेट रेशो निकाल के देख लेना। अच्छा जी, कल प्रूफ भी करवा दूंगा मैं ये। अच्छा, कहता फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस यानी रियल टर्म्स के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस को क्या कहते हैं? इसका एक और नाम भी है, ये देख लें, लिख लें, अपने पास लिख लें। और रियल टर्म्स जिधर लिखा होगा उसका मतलब कांस्टेंट परचेजिंग पावर इक्विटी भी है। कांस्टेंट का मतलब क्या? जैसे जैसे इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट का इंपैक्ट भी उतना ही आपने ले लिया है उसमें, ठीक है। इसे कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग भी कहते हैं। एक और नाम सीखा हमने, एक और नाम हमने सीख लिया भाईजान, एक और नाम हमने सीखा। हमने कहा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में रियल टर्म्स का एक और नाम है कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। भाई लिख लो यार, ये बाद में कहाँ चीजें याद रहनी है आपको। लिखा तो वही एमसीक्यू के अंदर, बाद में तुमने करना है एमसीक्यू, तुमने बता। यस सर, इसकी तो रिवाइज होती है, एमसीक्यू तो करने होते हैं सर, वो तो है? लास्ट करने हैं। एमसीक्यू तो करने होते हैं। बहरहाल ये इसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, फिर ये तो लाजमी रिवाइज करना है आपने। भाईजान फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस को याद रख लें, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात लिखें जरा, लिखें फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेथड is most relevant. Physical capital maintenance method is most relevant for investors, for management and employees. For management and employees. जी मैं भी लिखवा रहा हूं, लिख लें। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे बताया, शुक्रिया। देखें मेरे भाई, मैं कर सकता हूं मजाक, आप जी। इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज जी। दूसरी बात लिखें, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, आगे ब्रैकेट में लिखो रियल टर्म्स, इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर इन्वेस्टर्स, अभी इधर से गर्ल्स में से किसी घर से किसी की कॉल आई हुई थी, तो वो उनसे पूछ रहे थे कल छुट्टी, उन्होंने कहा नहीं मैंने पढ़ना है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। तो इंशाअल्लाह आपको पास करें, बहुत अच्छी बात है जी। जी आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अच्छा जी, आगे आए भाई। अच्छा बातें कर लो, चलो कर लो बातें। ठीक है सर, नहीं, साथ वाले से बातें नहीं करनी। चलें भाई, खामोश हो जाए ना, अब एक दफा कह दिया फिर चुप हो जाए। फजल भाई, आपसे उम्मीद नहीं है इस तरह की कि आप भी मेरे कहने पे चुप नहीं होंगे यार। चले यार, अब बस प्लीज यार, अब रिक्वेस्ट भी कर ली, अब तो चुप, फिर सख्ती अब एंड वाले लेक्चर नहीं की जा सकती ना। चुप हो जाना यार, थोड़ा सा तो कर लेना शर्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन इज कंसिडर। जी बोले भाई, मनी टर्म्स में नहीं होती। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज मेड ऑन जनरल रेट, रियल टर्म्स में। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज मेड ऑन स्पेसिफिक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। कहता फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलिवेंट फॉर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज मोस्ट रेलिवेंट टू जी। अब आप इधर आए जरा जी, क्वेश्चन 16 पे आए। आप थोड़ी तवज्जो फोकस करना है जी, आप टिटो पार्टी खत्म करें। कहता हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 2019 अंडर मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। अंडर मनी कैपिटल इसका मतलब है इन्फ्लेशन रेट का इंपैक्ट। अच्छा मेरी बात सुनिएगा,
इधर देखिएगा, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड। अब देखना, मेरी बात सुनना, इधर देखें, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, आपको पता है ना, याद है ये मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ, बिफोर एडजस्टमेंट बताओ ये कितना है? जी कितना है? 3,50,000। भाई बात सुने, मनी टर्म्स के अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बताओ होता है? तो बताएं फिर, यही होगा प्रॉफिट, यही होगा ना जी। तो जवाब देख लें क्या है। अगली बात सुने, सवाल सेम है बच्चों, तवज्जो से हो रहा है, तवज्जो से। कहता प्रॉफिट 3.5 लाख है, लिख लो यार, इधर लिख लो। अब ये पहले देखो है किसमें, कहता अंडर रियल कैपिटल मेंटेनेंस। इधर देखना, बात सुनना, बात मैं तरीका बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, पता नहीं बच्चों को क्यों। रियल टर्म्स में ये दोनों फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस 3.5 लाख। सुनना भाई, इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसे आना है? इक्विटी बताओ कितनी है? ओपनिंग मैंने नोट लिखवाया आपको, जनरेट बताना 0.05 मल्टीप्लाई बाय 5% बताना। ये इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ गया, प्रॉफिट बताओ। 3 लाख। जवाब आ गया भाई, समझ आ रही है आपको? देख लें। अच्छा जवाब आया मेरे भाई 3 लाख। सर जी इधर आए, कहता अब बताएं अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इधर देखें, बात सुने, इधर देखें, ये 1 लाख 3.5 लाख ऊपर लिखें, ये है जी ओपनिंग कैपिटल, इसके ऊपर लगाएं स्पेसिफिक वाला 2 लाख आ जाएगा। शाबाश, आसान है ना भाई। तो सूल अगर आप लिख लें तो बात आसान हो जाती है जी। बताएं जी 3.5 लाख। और मेरे भाई इधर बच्चों फॉर्मेट बना लो, पेपर में ये फॉर्मेट ही नहीं बनता, कभी कोई प्लस करेगा कभी माइनस करेगा कोई इसमें से जी। 2 लाख आ जाएगा, 1.5 लाख। देखो फॉर्मेट बनाया करें, हर चीज के रट्टे होने चाहिए आपको। इधर देखें, बात सुने, ये किस सवाल का जवाब है? क्वेश्चन ये 17 का, ये स्पेसिफिक टू किसको है सर? ये प्रोडक्ट जिसमें आपकी जो मेन एक्टिविटी है जी। भाई बताएं ये किसका जवाब है? ओके सर, किसी बच्चे ने पिक लेनी है तो ले सकता है, किसी बच्चे ने भाई ले लें, पिक्स ले लें। मैं बता रहा हूं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5-6 नंबर का सवाल आता है। और यार ये प्लीज बात सुने, और ये वो टॉपिक है जिसमें से मुफ्त के नंबर हैं, मुफ्त के नंबर जी। ठीक है जी मेरे भाई, इधर बताएं कितना आता है? अच्छा बल्कि लिखा हुआ रुपीस। नेक्स्ट आए जी क्वेश्चन नंबर 19 पे, कहता व्हाट इज द करेक्ट कैरिंग अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। बात सुनो भाई, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या होता है? इधर देखें, कॉस्ट लिखें कितनी है जी, कितनी कॉस्ट है, लेस कर दें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 5 लाख कॉस्ट, आपके पास बीवी और बुक वैल्यू आ जाएगी जी। बताएं कॉस्ट। नहीं पहले कॉस्ट तो बताओ ना। कहता जी कॉस्ट है जी 5 लाख। कहता बीइंग डेप्रिशिएटेड 5 सालों पे। कहता स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेजिडुअल वैल्यू 10% ऑफ हिस्टोरिकल और करंट कॉस्ट एज अप्रोप्रिएट। भाई बात सुनिएगा जरा, सिंपल सी बात है, 10% किस पे लगना है? 5 लाख पे लगना है जी। इतनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी तो डेप्रिशिएबल अमाउंट पे ही डेप्रिसिएशन होती है ना जी। कॉस्ट कितनी है? 5 लाख लेस 50,000। इधर देखें डेप्रिशिएबल अमाउंट
क्या हो रहा है? भाई सुने, आप रेजिडुअल वैल्यू निकाल लें तो वो आती है 50,000। 50,000 से डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय जी इधर सुने, उसने कहा है एसेट लिया आपने 1 अक्टूबर 12 पे, तो 30 सितंबर 13 एक साल, 30 सितंबर 2014 दूसरा साल, तो 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने इकट्ठी निकालनी ना। सिंपलीफाई करिए। इधर 2 आ जाए, कितना आता है? 3,20,000 ये किस सवाल का जवाब है? ये 20 अच्छा जी, 3 लिख लें, 3 लाख। लिख लिया सर। आगे आए जी, कहता व्हाट इज द करेक्ट कैरिंग अमाउंट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बात देखो, बात फर्क हो गई है। कहता अंडर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, जिस पे आप लेंगे रिप्लेसमेंट मेथड, जिसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसे आप बोलते हो। कहता जी एंटिटी ने एक्वायर किया जी, सारा डेटा सेम है। कहता जी सारा कुछ सेम है, लेकिन इधर आए, इधर आ। कहता एट 30 सितंबर 14, कहता द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लांट स्टिल मेक्स द सेम आइटम ऑफ प्लांट एज इट्स, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कल मैंने समझाया था, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पुराने वाले मेथड के मुताबिक या इसके मुताबिक। 6 लाख माइनस 60,000 ये जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का जी। माइनस 60,000 60,000 अच्छा नीचे इसका भी 10% ही है। यस सर यस सर डिवाइडेड बाय 5 चेंज करने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई बाय 2 6 लाख ये किसी बच्चे को समझ ना आया हो भाई, एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक है रिप्लेसमेंट मेथड जिसे करंट मेथड भी कहते हैं, करंट कॉस्ट मेथड। करंट मेथड में ये होता है कि आपने अपने एसेट को नहीं देखना, किसी और एसेट को देखना है, एंटिटी के एसेट को, कि ये एसेट जो है मार्केट में आज जो है इसी तरह के एसेट, वो इस सेम कंडीशन के एसेट आज टुडे कितने का मिल जाएगा, वो है मेरे भाई कॉस्ट है उसकी 6 लाख। तो भैया जब डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे तो वो अपने वाले की थोड़ी करेंगे, तो आपने रिप्लेस्ड एसेट जो है उसका डेटा लेना है, सही है। जो बताओ कितना आता है? इसमें भी 10% थी रेजिडुअल वैल्यू जी, बोलो। देखो भाई मुश्किल नहीं है बातें, बातें मुश्किल नहीं है, जिसने पिक लेनी है ले ले। ये लोग पे भेज दे सर जी बच्चों जिसने पिक लेनी है जल्दी करें, शाबाश। बड़ी तेरी बिस्ती हो गई है सर ये कर हो भी रात को जी। कितना? 84 अगला क्वेश्चन पढ़े जी। कहता है एंटिटी का प्रॉफिट है 480,000। कहता फॉर द ईयर 2018 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी गौर से आंखें खोल के पढ़ लेना, ये ना हो कि उसने पहले ही क्या उसका नाम है आपको फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के मुताबिक प्रॉफिट दिया हो, तुसी फिर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करने लग पड़ो। देखो ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना। यस सर भाई इसने सुनना ऐसे भी शहजादे हैं। उसने सवाल में क्या किया, कहता ये जो प्रॉफिट है ना, मैंने आपको बताया इधर तो हिस्टोरिक मेथड के मुताबिक बताया, कहता फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के मुताबिक जो है, बात सुनना जी। कहता प्रॉफिट है जी 3,000 रुपया। कितना? 3,000। नीचे उसने रेट दे दिया, उसने कहा इन्फ्लेशन 10% है, फिर 10% लाया, आपने कहा जी नहीं भाई ये तो डुप्लीकेशन हो जानी है। जी सर सही है, गौर से पढ़ना है सवाल को। क्या नहीं फिर ये नहीं पूछेगा, वो पूछ रहा है इन्फ्लेशन के बाद कितना होगा, उसने ऑटोमेटिकली ये 3,000 जो है ये इन्फ्लेशन के बाद वाले दिया हुआ है। हाँ हो सकता है हिस्टोरिकल पूछ ले, हिस्टोरिकल पूछे तो रिवर्स कर दीजिएगा। रिवर्स का मतलब है ऐड बैक करना। आपने कहना है ये 3,000 आफ्टर एडजस्टमेंट है ऑफ इन्फ्लेशन, 4,000 में से ये लेस करते हैं ना, तो आप बिल्कुल यही फॉर्मेट बना लीजिएगा और इसको ओपनिंग इक्विटी के अंदर 10% करें। मैंने कहा था इधर एज्यूम करें इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस ही है, तो भाई इसको रिवर्स करेंगे जब 3,000 को 1 में, तो ये जवाब आपके पास हिस्टोरिकल के मुताबिक आ जाएगा जी।
कहता जी ओपनिंग कैपिटल है 1.1 मिलियन, कहता स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्सेस हैं इंक्रीज बाय 15%, जनरल जो है वो 12%। उसने क्या पूछा, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस नहीं बल्कि रियल। ये पहले किया नहीं हुआ सवाल? एक सवाल में अच्छा अच्छा, नहीं नहीं दोबारा कर लेते हैं जी। प्रॉफिट बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा 21 जी। 4,80,000 से 4 लाख का बिफोर, मैं अब लिख नहीं रहा, ये बिफोर क्या है? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। बिफोर 10 इयर्स। ओके जी। इसमें से मेरे भाई इधर देखें, और गुड्डू इधर देखो, लेस क्या करना है? 12% ऑफ 11 लाख। इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कैसे आएगी? 11%, 12%, 11 लाख, 12%, 12 कितना आता है भाई? वो सही है ना? शाबाश शाबाश शाबाश, लगे रहो जवानों जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड? प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड और एसेट विल बी, कहता जी हा। अब सवाल जरा देखें क्लास के बाद में सुबह सर जी। ये गप करने की कोशिश मिलके से ओहो, सर बस कल कर लेते हैं सभी लैपटॉप के साथ। नहीं भाई, लैपटॉप चलेगा, सब कुछ होगा, तूने टेंशन नहीं लेनी, सब होगा। अगर टारगेट ना मीट हुआ तो मैं फिर सर आपने साबित कर दिया सर क्या मतलब इंसान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जी, कुछ भी हो सकता है भाई। बात सुनना, ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दो हैं, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की खसूसियात आगे मजीद 3 है, कंप्लीट, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर। अगर आपने इंफॉर्मेशन को इनहांस करना है, इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 4 चीजें आती हैं, कंपेरेबिलिटी, वेरीफायबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये गोल के पीले तावीज बना लें इनका, ठीक है जी। ये पिछली टेंड में भी एक सवाल आया हुआ है ये वाला जी। आप बात सुने, जब कहेगा ना फंडामेंटल भाई मेरी बात नहीं सुन रहे अब, जब कहेगा ना फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपने कहना रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। जब कहेगा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की खसूसियात क्या है, आपने ये 3 बतानी। जब लफ्ज आएगा इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 4 आ जाएंगे जी सर, बिल्कुल ओके। जी सर। इनहांसिंग की बात करेगा तो ये 4 आएंगी। क्वालिटेटिव, इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरीफायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। अभी भूल जाना, अभी सवाल आने, अभी भूल जाना है नहीं। नजरों की हिफाजत का ताल्लुक हाफजे के साथ बहुत गहरा है जी। IASB's इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जी मेरे भाई जी बोलें जी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जी बताएं जी। मैंने अभी आपको बताया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेगा तो 2 ही हैं सर, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। जवाब है जी I and V, ठीक है सर। I and V का मतलब 5 सब में और जी, इसका मतलब रेलेवेंस एंड फेथफुल। अगली बात सुनना जरा, अरे समझ नहीं है मैं और अच्छा अगली बात कहता जी द IASB मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, कहता जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आइडेंटिफाइड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंडामेंटल। आप मेरी बात सुनना, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताएं जी। मैंने आपसे अर्ज की है, जब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फेथफुल और दूसरा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रेलेवेंस है, तो ये 2 नहीं होंगे ना।
ये नहीं है रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। जब इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फिर 4 हैं। अगली बात, अच्छा आगे जान ना देना मैनू। इस तरह 2-3 सवाल और आ जाए सर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला, अच्छा अच्छा ठीक है जी 26 भी रिपीट है। सर सारे रिपीट कहता जी आप जी बड़ा टाइम बचाया रिपीट है इससे कि 10 घंटे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब चलने दे पक्के हो जाएंगे। विच भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी है कि मैं आपको 3 सवाल, अभी 2-3 सवाल आपके एनपीयू के करवा सकते अगला लेक्चर आने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट बेसिस फॉर एसिड्स। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट बेसिस। भाई 4 मेजरमेंट बेसिस आपको बताई हैं। ये फुलफिलमेंट वैल्यू का नाम मैंने तो नहीं सुना कहीं। जी वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं ना, कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ये वाली। हाँ जी प्रेजेंट वैल्यू है ना। क्वेश्चन नंबर 28 कहता जी हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 2020 अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। नहीं ये फुलफिलमेंट वैल्यू कुछ और चीज है। बिफोर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट लेस करनी है इसमें से जी। अच्छा भाई ओपनिंग कैपिटल देखिएगा 1.5 मिलियन। भाई इस पे जनरल लगना है रेट या स्पेसिफिक लगना है, बताइएगा जरा। जी तो बताएं प्रॉफिट। जी आपके पास प्रॉफिट आ गया किसके मुताबिक जी बताएं, कैपिटल मेंटेनेंस के मुताबिक। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन IFRS। बिल्कुल सही बात, ये तो जनरल गाइडलाइंस हैं। एंड नथिंग इन दिस इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स। कहता वन ऑफ द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टू डेवलप IFRS। बिल्कुल सही है जी। अगली एक MCQ रह गया जो पिछले हुआ है। अहमद भाई नीचे बताएं 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है अभी वो बता दें। ठीक है जी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जी बताइएगा। फंडामेंटल भाई फेथफुल और रेलिवेंट। ठीक है जी चलें जी बात सुने जी। कल का प्लान सुनते जाएं भाई सुने। ओ हेलो भाई चुप हो जाए, चुप एक दफा कहते हैं फिर हो जाया करो। भाईजान NPO के कल जो है इंशाल्लाह 2 तो कम से कम कोशिश होगी 3 सवाल हो जाएं। 1 सवाल डायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो का हो जाए इंशाल्लाह। और NPO सुन लें और NPO के MCQs तो लाजमी करने हैं। ठीक है जी चलें कल के ये टारगेट है इंशाल्लाह। 9 बजे क्लास शुरू होगी, 9 का मतलब 9 है। ठीक है जी अल्लाह हाफिज।